चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है 9A, और इसका हम लोग एक बार पहले शॉर्ट व्यू देखेंगे। द इंडियन पीनल कोड 1860 का, इनकी भारतीय दंड संहिता की हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 171A से लेकर के 171I तक के लिए डिफाइन किया गया है। चलिए, ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे। अगर आपको ठीक लगते हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, कि निर्वाचन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171A से लेकर के 171I तक ये डिफाइन किए गए हैं, जिसके बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा सेक्शन 171A के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइन, यानी कि अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकारी ये परिभाषित किए गए। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171B में ब्राइबरी की बात की गई, यानी कि रिश्वत की बात की गई है। सेक्शन 171C अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस की बात की गई है, और निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171B यानी कि निर्वाचनों में प्रतिरूपण की बात की गई है। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171E में पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, यानी कि रिश्वत के लिए दंड कितना है। तो यहाँ देखिए दोनों सेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्शन 171B यानी कि ब्राइबरी रिश्वत की, और जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं बी से डायरेक्ट सीधे ई में यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 171F में पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन, निर्वाचन में असमय का असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 171G का है, इनकी फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 171H में इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171I में फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। ये यहाँ तक के एक शॉर्ट व्यू थे। अब हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सीधे हम लोग चलते हैं बैरेक की तरफ, और बैरेक पर 1 बाय 1 सेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या? क्लियर है? यस सर। जल्दी से बता दिया। ओके यस फाइन। सर। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लिया है, और डायरेक्ट से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9A को, और ये रिलेटेड है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बस फिर भी थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए। सेक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले सेक्शन 171A में यहाँ पर जो डिफाइन किया गया ये आप देख रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले बात की गई है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अधिकार इनको परिभाषित किया गया। तो इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ये 9A वाला। इसके प्रयोजन के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस चैप्टर के प्रयोजन के लिए जो अभ्यर्थी है वो कौन होगा। तो अभ्यर्थी की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। देखिए कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 171 का और फिर इसका भी एक का, जिसमें ये डेफिनेशन दी गई है, ये वाला। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए सेक्शन तो ये हो गया, जब ध्यान दीजिएगा ये सेक्शन का कभी कंपटीशन में आता है तो सेक्शन 171 का में का और खा दो यहाँ पे पैरा दिए गए हैं, तो जिसमें से ये का नंबर और खा नंबर ये अलग अलग होंगे। तो डेफिनेशन में अगर देखेंगे तो सेक्शन ये आ जाएगा। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले अभ्यर्थी की बात करें तो अभ्यर्थी कौन होता है। तो अभ्यर्थी के लिए देखिए, अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। किसके रूप में? अभ्यर्थी के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे खा, यानी कि निर्वाचन अधिकार की बात कर रहे हैं। से इससे किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने, या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने, या मत देने या मत देने से व्रत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। तो मत देने का मतलब ये नहीं है कि ना देना। यहाँ मत, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना,
मत करना, तो मतलब किसी काम को मना करते थे, तो यहाँ मत करना का मतलब वो नहीं है। यहाँ मत का मतलब वोट से है, आपका जो वोट है उससे यहाँ पर मतलब ले रहे हैं, है ना? ऐसे ही समझ रहे हैं ना आप लोग? हेलो, यस सर। Yes, sir. आवाज़ नहीं आ Yes, रही sir. है आप लोग? चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। चलिए, मैं तो जस्ट आपसे मजाक कर रहा था, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ जो निर्वाचन का अधिकार होता है, यहाँ मत की बात यानी कि वोटिंग की बात यहीं पर ही होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, कि किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने। तो कोई व्यक्ति अगर अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होता है, या फिर खड़े ना होने, या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने, या मत देने, या मत देने से व्रत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। तो यहाँ मत देने या मत देने से व्रत रहने का किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार होता है, उसको हम लोग यहाँ पर निर्वाचन अधिकार बोल सकते हैं कि भाई वोट किसको देना है, या आपको इलेक्शन में खड़े होना है, या इलेक्शन में खड़े नहीं होना है, या इलेक्शन में आपने फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म को आप वापस कैसे ले सकते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्शन यहाँ पर 171B को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बात की गई रिश्वत क्या होती है, रिश्वत के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो ये पढ़ रहे हैं आप, कौन सा सेक्शन है यहाँ पर, देखिए सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 171 का, यहाँ पर खा, और खा का भी 1, और 1 का भी फिर आप यहाँ पर सब फर्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका जो सीरीज़ है ना वो यहाँ पर आएगा। अब देखो, ये देखो कितना हो गया। चलिए, पर इतना डीपली वैसे ऐसे नहीं पूछेगा, तो जनरली क्वेश्चन जो आता है ना वो सीधा आता है 171 खा में, यहाँ पर किसकी डेफिनेशन दी गई है, रिश्वत की। अब यहाँ पर जो हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि है क्या ये। देखिए ज़रा, किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा देखना जरा यहाँ पे क्या क्या कह दिया है इन्होंने, कि अगर कोई व्यक्ति जिसको कोई प्रतिपोषण देता है, किसको, इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य के द्वारा देता है, कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, या तो वो उस व्यक्ति से बात करें या किसी अन्य व्यक्ति को, और क्या कह रहा है कि किसी निर्वाचन अधिकार का, जो निर्वाचन का अधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए उसे उत्प्रेरित करे, और उसके लिए उसे इनाम भी दे। तो अधिकार क्या होता है, ये हमने यहाँ पर खा में पढ़ा हुआ था, निर्वाचन का अधिकार ये। अब इसमें क्या कहा था कि किसी व्यक्ति को मत देने या देने से व्रत रहने के लिए, या अपनी अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने के लिए, ये सब अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये निर्वाचन का अधिकार। तो निर्वाचन के अधिकार में ये इतने सारी चीज़ें आती हैं, इनमें से वो अगर कुछ भी करने के लिए किसी व्यक्ति को, फिर ध्यान दीजिए ये जो इसमें राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं खड़े ना होने के लिए, या नाम अपना वापस लेने के लिए, ठीक है, या मत देने के लिए। ये इतने सभी काम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये निर्वाचन के बात कर रहे हैं, ये निर्वाचन के अधिकार की बात कर रहे हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को इनाम दे या उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, ये किस में आ जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सभी रिश्वत के रूप में मानी जाएंगी, ठीक, जो कि आप यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट आप ये पढ़ रहे हैं, दूसरे पॉइंट में ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है। कोई भी, या तो देखिए वो सेल्फ अपने अपने अधिकारों की बात करे, और या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करें, और कोई यहाँ पर क्या करे, प्रतितोषण देता है या कोई भी इनाम वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ है कि अपने अधिकार को प्रयोग करे या दूसरे के अधिकार को प्रयोग करवाए, तो भी यहाँ पर हम मान लेंगे कि वह रिश्वत का अपराध करता है।
इतना क्लियर हो गया। चलिए जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। परंतु परंतु पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये दिया परंतु के लिए, परंतु लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन इस धारा के अधीन अपराध ना होगा। अगर कोई लोकनीति की घोषणा की गई है या लोक कार्रवाई का कोई वचन है तो वो इसमें अपराध काउंट में नहीं होगा। ठीक, चलिए अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। ये सब सेक्शन आप 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है, यानी कि प्रपोजल देता है या देने को सहमत होता है, या उपात्त करता है, मतलब प्राप्त करता है, उपात्त को आप प्राप्त पढ़िए, प्राप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है तो यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। तो देखिए रिश्वत में सीधी सीधी सी बात की गई कि कोई व्यक्ति किसी को परितोषण देता है, तो परितोषण देने का मतलब है कि यहाँ पर अगर वो प्रपोजल भी करे कि आप ऐसा कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा या कोई भी चीज़, कोई वस्तु आपको दे दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रस्थापना कर रहा है, या फिर वो देने के लिए सहमत होता है, या फिर उसे प्राप्त करता है, उपाप्त करने की प्रस्तावना, या फिर कोई प्रयत्न भी करता है, तो भी यहाँ पे ऐसा मान लिया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पॉइंट पर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए तीसरे में क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है, कोई भी व्यक्ति है जो परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिकृत करने को सहमत है या करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिकृत करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिकृत करता है, मतलब रिसीव कर लेता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिकृत किया है। तो यहाँ पे ये रिश्वत लेने के तरीके बता दिए गए कि किस तरीके से ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है और उसको कार्य करने के लिए कोई भी यहाँ पर परितोषण, इनाम या कुछ भी ऐसी चीज़ें ग्रहण करता है, लेता है, तो यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि उसने क्या कर लिया, परितोषण को अभिप्राप्त कर लिया है, और वो ये रिश्वत की श्रेणी में आ सकता है। तो ये सेक्शन आप कौन सा पढ़ रहे हैं, एक बार ज़रा बोल के बता दीजिए कौन सा सेक्शन है। 171B। इसमें यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई है। अब इसमें आप सीधे सीधे से मान लीजिए, एक शब्द तो ये परितोषण वाला है, दूसरा इसमें इनाम की बात की गई है, ठीक है, और सीधे सीधे से यहाँ निर्वाचन से रिलेटेड है, तो निर्वाचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए भी अगर कोई पैसे वगैरह देता है, जैसे कई बार आपने देखा है नेताओं पर कुछ केस भी कई बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं किसी को पैसा देने के लिए, भले ही वो स्वेच्छा अपने उस मन से दे रहे हों, लेकिन अगर इलेक्शन ड्यूरेशन में ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वो उसकी श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 171 का गा। तो जब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं, निर्वाचन में असमय कसर डालना। असमय कसर आप पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सेक्शन कौन सा सेक्शन है पता है आपको, याद आया? 16 से। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं असमय कसर। तो असमय कसर तो आप अच्छे से समझते होंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति जिस पर वो प्राधिकार रखता है उस पर अपना असमय कसर डालता है, यानी कि उसको अपने दबाव में लेकर के कोई कार्य ज़बरदस्ती करवाता है, तो वो क्या असमय कसर में आ जाता है। तो जनरली ऐसा कार्य अपनों के द्वारा ही किया जाता है, जैसे अपने पेरेंट्स हो गए या टीचर्स हो गए या और भी कई लोग हो गए सॉरी, जिनके अंडर में हम काम करते हैं या जिनके अधीनस्थ हम रहते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं, असमय कसर में आ जाते हैं। जहाँ पर प्री कंसेंट की बात की गई है सेक्शन 14 में, प्री कंसेंट कहाँ पढ़ा था पता है आपको? सेक्शन 12 या 14, 13। कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 14 में यहाँ पर दिया गया है प्री कंसेंट, और प्री कंसेंट में ही असमय कसर इसका एक पार्ट है। तो चलिए ये असमय कसर की थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई, मैं यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, निर्वाचनों में असमय कसर डालना, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये असम्यक लिखा, असम्यक लग गया है, ये गलत टाइप है इसमें। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, इसका सब सेक्शन हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध
करता है। तो देखिए सबसे पहली बात की गई कि जो कोई निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है और हस्तक्षेप करने का कोई प्रयत्न भी करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो निर्वाचन में आसन्न का असर डालता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उपधारा 2 का 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई क्या क्या काम करते हैं, देखिए जरा यहाँ पे। किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है। देखो कोई अभ्यर्थी है, कोई मतदाता है, आप उस पर बोलते हैं कि नहीं तो मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा और आपको क्या करना है, ये जो आपको वोट किसको देना है, इनको ही देना है। तो अगर वो ऐसे करके किसी मतदाता को उत्प्रेरित करता है या उसे धमकी देता है, धमकी दे करके इस टाइप से कोई क्षति करने के लिए बोलता है, तो इसी ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आसन्न का असर में काउंट होगा, जो कि अंडर इन्फ्लुएंस आप समझ रहे होंगे। अगले जरा ध्यान दीजिएगा, बी पार्ट। बी में क्या कह रहे हैं, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। कोई ऐसा भी बोल देता है, जैसे लोग डराने लग जाते ना, यहाँ पर अगर प्रसाद नहीं चढ़ाया, जैसे कभी देखा आप लोगों को पर्चे मिलते हैं, ध्यान दिया आपने कभी? ये सब पहले मैसेजेस बस भी आते हैं वगैरह व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा। बस वगैरह में कभी आपने देखा हो, हाँ व्हाट्सअप का तो बहुत अच्छा तरीका है। व्हाट्सअप पर भी आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि कई बार लोग जो रहते हैं ना वो उसको भेज देते हैं कि ये 101 लोगों को भेजिए तो तुरंत अच्छी खबर मिलेगी, और नहीं तो फिर क्या मिलेगा, ऐसा कुछ उसमें धमकी भरा लिख देते हैं वो कि अगर आपने नहीं भेजा या ऐसे अनजान बने रहे जान करके भी तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ही पहले आपने बहुत सारे पेपर देखे जो लोग बांटा करते थे, और वो पेपर क्या एक चेन चलती थी, और वो चैन समझ में आया कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस वाले रहते हैं ना वो लोग अपना ऐसा चैन, जब उन्होंने क्या किया 100 पेपर छपाए और छाप करके लोगों को बांट दिए। अब वो 100 लोगों के हाथ में गए तो 100 में से 10 लोग तो ऐसे होंगे जो इस बारे में आ जाए कि वहाँ सांप निकला था, मैंने देखा था, कोई इग्नोर करेगा तो उसका लड़का मर गया, इसका ऐसा हो गया, ये हो गया, नौकरी छूट गई, बहुत सारे तमाम सारे इस टाइप के लिखे रहते हैं, लोग डर जाते थे। तो उससे क्या होता था, जैसे लोग डरे और वैसे ही उनका काम और आसान हुआ, सीधे जाकर प्रिंटिंग प्रेस पर लोग पहुंचते थे और जाकर के सीधे वहाँ उनको वो अपना करना शुरू कर देते थे। भाई कि कोई भी प्रिंट करेगा और वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो फिर उनमें से 10-20 लोग निकल आते थे, फिर वो आगे की चेन चलती रहती थी। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किस टाइप से, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उसको बिल्कुल विश्वास दिला देते हैं या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं मानो करोगे तो फिर देवी रुष्ट हो जाएंगी और आपका कल्याण नहीं होगा और भस्म हो जाओगे, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। उसकी वजह से किसी को, मेन मैटर पे आइए कि फाइनल रिजल्ट क्या था कि किसी को वोट देने के लिए उत्प्रेरित कर दिया गया, तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएगा। आप जो सेक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेक्शन 171 का सी, निर्वाचनों में आसन्न का असर की बात करें तो ये बस सेक्शन का देखिए सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से याद हो जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, यह समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। अगर कोई व्यक्ति जो यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, ये इनमें से कोई भी काम करता है, ये जो यहाँ पर पढ़े हुए हैं, जैसे कि सेकंड में ये लिखा है, ये इनमें से कोई भी, तो कैसे मान लिया जाएगा कि जो यहाँ पर एक में जो डेफिनेशन दी गई है तो निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है, इस कैटेगरी में वो अपराध आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट यहाँ पर, लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। ये जो तीसरा पॉइंट है ये आप इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। क्यों रिलैक्स कर दिया गया, अगर कोई लोक नीति का कार्य या कोई ऐसी घोषणा कर दी गई है तो वहाँ पर ये वचन ऐसा
नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्शन से पहले कोई वोट मांगने जाता है कि आप इस बार हमें ही चुनाव में जिताइए, तो ये क्या, ये लोक नीति के साथ है और उसमें आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी पर असमय कसर करके डालना, ये गलत बात है। किसी को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर 24 को इलेक्शन होने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा, आप वोट हमें ही दीजिएगा, तो ऐसे मांग तो सकते हैं, मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार के प्रयोग मात्र की कोई बात कर रहा है, तो यहाँ पर और वो आशय कैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करना समझा जाए, जबरदस्ती ऐसा करें। तो यहाँ पर यह किया जाएगा कि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 171 कहा के बात कर रहे हैं हम, निर्वाचनों में प्रतिरूपण कैसे होगा। प्रतिरूपण का मतलब होता है एक उस व्यक्ति की तरह वेशभूषा बना लेना जिसमें सामने वाले लोग ये विश्वास कर लें कि ये वही व्यक्ति है जिसका उन्होंने धारण किया। जैसे कोई पुलिस की वर्दी पहन के पहुंचा तो लोग क्या करेंगे, उसको वैसे नहीं पहचानते, बाय फेस नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन वो केवल ड्रेस पहने तो इसलिए हम मान लेते कि हाँ वो पुलिस अधिकारी है। तो वैसे ही अगर कोई करता है, जैसे कोई एडवोकेट की ड्रेस पहन ले और वो टाई लगा ले, बैंड लगा करके चला जाए, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको कि ये बिल्कुल एडवोकेट होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए कोई इसका प्रतिरूपण करता है जो वास्तव में एडवोकेट नहीं है, वास्तव में पुलिस अधिकारी नहीं है, और ऐसे रूप में अगर वो बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए जरा। सेक्शन ये हम लोग पढ़ रहे हैं 171 का घा। तो देखिए यहाँ क्या कहना है, ये आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, किसके लिए, मतपत्र के लिए, या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपात्त करता है या उपात्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। आप समझ गए, किसी दूसरे की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर देने जाता है इलेक्शन में, तो क्या होगा, तो वो प्रतिरूपण के रूप में आएगा। तो दूसरे व्यक्ति की जगह किसी का भी वोट डालने नहीं जाना, और पता चले कि कोई व्यक्ति है ही नहीं और उसके नाम से जाकर के कुछ लोग वोट डाल देते हैं। हालांकि ऐसे अपराध जनरली होते रहते हैं, कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर केवल कानून की बात करेंगे। रियल लाइफ में क्या चल रहा है इसको तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से देखिए सेक्शन 171 घा में अगर हम यहाँ बात करते हैं, निर्वाचनों में प्रतिरूपण की बात करते हैं, तो कैसे होगा, उसको रोकने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे यहाँ पर परंतु में बात कर रहे हैं हम लोग। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहाँ तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। देखो कई बार क्या है ना, जैसे कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है या कुछ परेशानी होती है, तो उसको वोट डलवाने के लिए दूसरा व्यक्ति पकड़ करके उसके साथ में उसको लेके जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जो हेड होता है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करके दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब परोक्ष के रूप में आते हैं कि किसी दूसरे के प्रति अगर वो विधि के सम्यक अनुक्रम में किया जाता है, तो जैसे इलेक्शन ड्यूटी में जिन लोगों की ड्यूटी होती है, तो जनरली वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते अगर एक ही दिन इलेक्शन हो जहाँ पर उनका बूथ है। तो जब बूथ नहीं है तो फिर क्या होगा, तो वो उनके लिए एक टाइम लिमिट होती है कि किस टाइम में उनको अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को सौंपने हैं, और वो या फिर आयोग को, जैसे ही वो चुनाव का जो टाइम होता है, इलेक्शन का जब टाइम आता है, तो उसमें एक नोटिफिकेशन निकलता है। उस नोटिफिकेशन में जैसा भी प्रिस्क्राइब किया गया हो, जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अनुसार वो लोग कर सकते हैं। तो ऐसा किया जाएगा, तो इसको ये नहीं मानेंगे कि ये भी प्रतिरूपण में आता है। क्लियर हो गया गाइस इतना? हेलो, Yes, sir. यस सर। ओके। नवनीत जी बेटा आवाज गायब हो गई। यस सर, यस सर। यस जी, आप यहाँ पे लाइन पे हो? यस लाइन पे हैं क्या? नहीं है? हेलो, लग रहा है यस जी की आवाज़ बदल गई, चलो रहने देते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर पनिशमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, रिश्वत के लिए दंड। तो सबसे पहले रिश्वत की जो डेफिनेशन आपने कहाँ पढ़ी थी, पता है कुछ किसी को भी? जल्दी से बता दो। 171 बी मैंने सर। हाँ, और कोई? सही में भी नहीं है? अच्छा, यस सर। हाँ ये रही, यस देखो सर। सही बोल रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ये इसके पनिशमेंट कितना होगा। पनिशमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये आप पढ़ रहे हैं सेक्शन, और ये यहाँ दंड कितना होगा। देखिए क्या करें, जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों भांति के कारावास के आप सब लोग समझते हैं, कठोर या फिर सादा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ जो पनिशमेंट की अवधि है वो कितनी कर दी है, यहाँ पर 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडनीय की जाएगी। अगर कोई सत्कार के रूप में करता है और उसका इलेक्शन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर केवल उसको जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा और ना कि उसको कारावास से। ठीक, चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब स्पष्टीकरण अगला जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो स्पष्टीकरण में क्या दिया है। सत्कार नाम का क्या है? सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है। देखो जरा क्या क्या दे सकते हैं, और क्या मतलब यहाँ 2 तरह के हो रहे हैं, ले सकते हैं कि दे सकते हैं। चलो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। परितोषण के लिए, खाद्य के लिए जैसे समोसे ले लिए, चाय ले ली, और भी दूसरे वाली चाय समझ जाए, मनोरंजन के रूप में या रसद के रूप में ले रहे हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ों को ये सत्कार के रूप में इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए ज़रा नेक्स्ट ध्यान दीजिए। वैसे पनिशमेंट कितना है, देखो ज़रा, 1 वर्ष तक रिश्वत के लिए, प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस लाइन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर सत्कार वाले पॉइंट्स को भी देखना है, और सत्कार में क्या क्या चीज़ें नहीं आती या आती हैं, तो आप यहाँ पर यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार आप पढ़ते हो। भ्रष्टाचार अधिनियम में भी अलग इसका डिस्क्रिप्शन है, तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड ये दिए गए, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। 171 चा में आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ये निर्वाचनों में असमय कसर डालने का प्रतिरूपण के लिए दंड। जो निर्वाचन है उसमें असमय कसर कोई व्यक्ति डालता है तो, और कोई प्रतिरूपण करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा। एक दूसरे व्यक्ति की जगह कोई दूसरा व्यक्ति अगर इलेक्शन में वोट डाला है तो यहाँ पे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो कोई किसी निर्वाचन में असमय कसर डालने या फिर प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब आप दोनों को एक बात कॉमन कर लीजिए, चाहे वो व्यक्ति रिश्वत ले और चाहे वो व्यक्ति असमयक असर डाले, ठीक है, या फिर प्रतिरूपण करे, तो तीनों के लिए जो पनिशमेंट की अवधि है वो बिल्कुल बराबर ही है। कितनी है? 1 वर्ष तक की। तो ये कॉमन हो गया। अब आपको यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए, तो इसमें पनिशमेंट की अगर बात हो तो कितना लिखना है आपको, 1 ईयर तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, प्लस फाइन लगाया जा सकता है, ठीक, और फाइन भी दिया जा सकता है केवल। और अगर यहाँ पर सत्कार से रिलेटेड की बात करें तो फिर केवल जुर्माने से। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें ऐसी चीज़ याद हो जाए तो केवल हम 1 वर्ष तक की आप याद रख सकते हैं, कॉमन है और कर सकते हैं इसको। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगले सेक्शंस में। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। तो मिथ्या कथन से रिलेटेड क्या है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है। कोई भी कथन करता है जो गलत बात है, और ऐसे व्यक्ति का सील का मतलब हो गया उसके आचरण के बारे में, उसके चरित्र के बारे में कोई भी ऐसा कथन करता है जिससे इलेक्शन पर फर्क पड़ सकता है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है, अथवा जिसके सत्य होने का यह वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किससे दंडित किया जाएगा? जुर्माने से। अब जुर्माने को यहाँ पर ओपन नहीं किया है, इसके लिए हम लोग देखते हैं आगे क्या और प्रोविजंस दिए गए हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन 171 जहाँ में यहाँ पे निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। अगर अवैध संदाय में क्या होगा देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, सार्वजनिक सभा की बात की गई है, ठीक है, और किसी विज्ञापन की बात की गई, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई ऐसी सार्वजनिक सभा करता है, किसमें, निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय के लिए बात कर रहे हैं। वैध संदाय के लिए क्या होता है, देखो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में इन सभी लोगों का एक स्पेशल बजट होता है, उसी बजट में इनको खर्च करना होता है। उससे ज़्यादा अगर खर्च करते हैं तो जो मॉनिटरिंग टीम होती है वो मॉनिटर करती है और उनको बार बार नोटिस भेज करके उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपने इतना ज़्यादा ये कहाँ से लिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा हुई तो उन्हें जब्त भी कर सकते हैं। गाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, इतनी ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। वो तो चोरी छुपे चलाते रहे वो एक अलग मैटर है, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये देखिए, निर्वाचन के सिलसिले में कोई अगर अवैध संदाय करता है तो यहाँ पर क्या करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा इससे दंडित किया जाएगा। कारावास की बात इसमें की नहीं गई है, केवल इतने। और क्या क्या करने पर, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक सभा करता है या कोई विज्ञापन यहाँ पर निकालवाता है या कोई परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी अन्य ढंग से भी व्यय करता है तो वह कितना उसको पनिशमेंट मिलेगा, 500 रुपये तक का जुर्माने की बात की गई। देखिए ज़रा यहाँ पे परंतु में क्या कह रहे हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, उसको प्राधिकार नहीं है पर उसने व्यय कर दिए हों जो कुल मिलाकर 10 रुपये से अधिक ना हो, कितने, 10 रुपये से, तो उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करने तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो अभ्यर्थी रहता है, अभ्यर्थी मतलब जो इलेक्शन में खड़ा हुआ होता है, उसके पास एक लिमिटेड बजट होता है, उसी लिमिटेड बजट में उसे खर्च करना होता है, उससे अधिक वो खर्च नहीं कर सकता। और अगर उससे अधिक खर्च करता है तो इलेक्शन कमीशन उस पर जुर्माना लगा सकता है। कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर दिए गए हैं। आपने कुछ देखे होंगे पेड न्यूज़ वगैरह के संबंध में, आप कुछ जानते हो? पेड न्यूज़ का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर दिखा ना कि किसी कोई विज्ञापन, परिपत्र, प्रकाशन, न्यूज़पेपर में अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जो पेड न्यूज़ हो। पेड न्यूज़ का मतलब पैसे दे करके किसी को न्यूज़ को निकलवाना और उससे किसी जो इलेक्शन में खड़े होने वाला व्यक्ति है उसके उस पर फ़र्क पड़ सकता है, वो जीत भी सकता है और कई लोग हार भी सकते हैं। तो देखिए अपोजिट पार्टी होगी तो वो तो हारने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ें निकलवाएंगे न्यूज़ में पैसे दे करके। तो उस समय ये बैन कर दिया जाता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है उस समय से कोई भी व्यक्ति पेड विज्ञापन नहीं करेगा। अगर वो ऐसे विज्ञापन करता है न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पर या कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर ऐसी कोई सभा करता है जिससे किसी व्यक्ति का चरित्र वगैरह कुछ भी ऐसा हनन होता है और उससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि वो उसके इलेक्शन पर भी फ़र्क पड़ जाएगा, तो ऐसी सभी न्यूज़ को वो रोक देते हैं। इसके लिए अलग से मॉनिटर टीम बनाई जाती है, वो लोग मॉनिटर करते हैं इसको। चलिए, और इसकी इन्फॉर्मेशन डेली की डेली इलेक्शन कमीशन को जाती है। इसमें कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और ये एडीएम वगैरह को सबको इसमें लगाया जाता है। इनके अंडर में मॉनिटरिंग होती है और एक नई टीम बना करके वो ऐसा करते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ देखते हैं कि निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। और ये सेक्शन पढ़ना 171 का। जहाँ देखिए, जो कोई किसी तत्व समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे और ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फ़ाइन की बात की गई है, तो फ़ाइन आप देख लीजिए कितना दिया है, 500 रुपीज़, इतना उसको देना पड़ेगा। तो ये लेखा जोखा उनको बताना पड़ता है। जो टीम होती है वो बार बार जा कर के वॉच कर करके ये सब देखते रहते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना खर्च किया हुआ है।
अगर आवश्यकता से अधिक खर्च किया गया तो उनसे पूछा जा सकता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से पैसा आया, किसने दिया, और क्या कोई गलत तरीके से कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं या किसी ने डोनेट किया है, तो उन सब की लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं। किसी में 2-3 जो सेक्शन है वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। सबसे पहले कौन कौन से देखिए ज़रा बताना चाहूँगा मैं आपको। एक तो ये रिश्वत वाला याद कर लीजिए, और इसकी डेफिनेशन के अलावा पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर ये प्रतिरूपण के बारे में कि कोई व्यक्ति अगर कोई वोट देना जाता है दूसरे की जगह तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, और ये पनिशमेंट के लिए सेक्शन है। और इसके बाद में ये सेक्शन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये विशेष थे जो इम्पोर्टेंट थे, और बाकी जो खर्चे वगैरह से रिलेटेड हैं इनमें आप चाहो तो पढ़ लीजिए। वैसे जनरली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, अगर आएगा तो सीधा सीधा ये रिश्वत में से आ जाता है। चलिएगा, इसमें से बताइए किसी को कुछ जो समझ में नहीं आया हो। हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है? चलिए, अब जो हम लोगों ने लास्ट पहले पढ़ा हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को यहाँ डिस्कस करते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम 2 मिनट में आपको फिर से लाइन हैं, मैं आप चाहें तो लाइन पर बने रह सकते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है गाइस।